सो वेरी गुड इवनिंग। आज डाविंची रिजॉल्व सीरीज़ का 5th वीडियो है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पावर बिन्स। जो लोग प्रीमियर से डाविंची पे शिफ्ट हुए हैं उनका तो आज दिन बनने वाला है क्योंकि ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर बिन्स क्या होते हैं, कैसे इनको क्रिएट करते हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें हम पावर बिन्स में नहीं डाल सकते और कैसे ये आपके एडिटिंग वर्कफ्लो को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिन क्या होता है। डाविंची रिजॉल्व के अंदर किसी भी फोल्डर को बिन बोला गया है। तो पावर बिन्स क्या होते हैं? पावर बिन्स डाविंची रिजॉल्व के अंदर एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हम मीडिया को स्टोर करते हैं और वो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उस मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते वो प्रोजेक्ट्स सेम डेटाबेस के पार्ट होने चाहिए। अब ये डेटाबेस क्या चीज़ है? अगर आप एडिटिंग में बिल्कुल नए हैं या फिर आप प्रीमियर में पहले से एडिटिंग करते थे, डेटाबेस का एक ही यूनिक कंसेप्ट है डाविंची में जो आप दोनों के लिए नया है। तो प्रीमियर प्रो में क्या होता था, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते थे और उसके अंदर अपना सारा काम करते थे और वो प्रोजेक्ट फाइल हमने अपनी मीडिया पे जितना भी चेंजेस किया है, जितना भी काम किया है, कोई ऑल्ट्रेशन की है, कटिंग की है, वो प्रोजेक्ट फाइल उन सभी चेंजेस को होल्ड करता था। हम हर बार एक नए क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए एक नया प्रीमियर प्रोजेक्ट बनाते थे और एक प्रोजेक्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता था। इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे जितने भी फेवरेट इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशंस हैं जो हम हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, उन्हें हमें हर बार दोबारा से नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद और प्रोजेक्ट बनाने से पहले डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया गया। डेटाबेस सिंपली एक फोल्डर है जो कई सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और इसी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है पावर बिन। आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी मैं पावर बिन बना के और उसको यूज़ करके दिखाऊंगा, आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इंपोर्ट कर लिया है मीडिया पूल के अंदर। तो पावर बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एसेट्स, और इन एसेट्स को हम किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं। हर एडिटर के कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स, क्लिप्स, ओवरलेज, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं जो उन्हें हर प्रोजेक्ट में बार बार यूज़ करने होते हैं। तो ऐसे केस में वो अपने सारे एसेट्स को पावर बिन में स्टोर कर सकते हैं और उन्हें हर प्रोजेक्ट में बार बार उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं पावर बिन क्रिएट कैसे करते हैं। अभी हम मीडिया टैब के अंदर हैं और लेफ़्ट साइड के अंदर हमें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ चीज़ें मीडिया पूल के अंदर इंपोर्ट कर ली हैं, जैसे कि कुछ म्यूज़िक, कुछ सैम्पल फुटेज और कुछ ओवरलेज। तो सबसे पहले हमें पावर बिन्स का ऑप्शन एनेबल करना होगा ताकि वो हमें दिखाई दें। तो यहाँ नीचे मीडिया पूल में ही टॉप राइट में 3 डॉट्स आ रही हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो पावर बिन्स। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और लेफ़्ट साइड में आप देखते हो कि हमारे पावर बिन्स दिखाई देने लग गए हैं। एक डिफ़ॉल्ट पावर बिन मास्टर के नाम से डाविंची ने हमें पहले से ही बना के दिया है और इसके अंदर हम और भी पावर बिन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एक नया पावर बिन क्रिएट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट करें न्यू बिन। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूँ ओवरलेज। ओवरलेज पे क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मीडिया पूल के अंदर जो मेरे ओवरलेज हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस पावर बिन ओवरलेज के ऊपर। इससे क्या हुआ कि जो मीडिया पूल में हमारे एसेट्स थे वो हमारे ओवरलेज नाम से बनाए हुए पावर बिन के अंदर आ गए हैं। तो पावर बिन सिर्फ आपको तभी क्रिएट करना है जब आप एक नए डेटाबेस में एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे। उसके बाद जो वो पावर बिन है वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स में सेम रहेगा और आपको हर बार उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करना है। तो ओवरलेज की तरह मैं एक और पावर बिन क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके न्यू बिन, और इस बार इसका हम नाम दे देते हैं म्यूज़िक। और मैं अपने मीडिया पूल के अंदर से जो भी मेरा फेवरेट म्यूज़िक है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस म्यूज़िक नाम के पावर बिन के ऊपर। तो मेरे जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले और मेरे फेवरेट एसेट्स थे उनको मैंने पावर बिन में स्टोर कर लिया है और अब इनको मैं अपने प्रोजेक्ट्स में क्विकली और इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स एडिट करते जाओगे आपको एडिटिंग में और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो उसी तरह आपके एसेट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक एसेट लाइब्रेरी अपने आप बनती जाएगी। तो उन्हीं सभी एसेट्स को आपको इन पावर बिन के अंदर स्टोर करके रखना है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे स्किप हो गई कि म्यूज़िक नाम का जो पावर बिन था वो ओवरलेज के अंदर बन गया था। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम इसको यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये ओवरलेज से बाहर आ गया, अब ये मास्टर के अंदर है। तो अभी हम एडिट टैब में और यहाँ पे मेरे पास एक डमी प्रोजेक्ट में एक सैम्पल टाइमलाइन है।
तो अगर मुझे अपने पावर बिन्स में से मीडिया यूज़ करना है तो मैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हो आप पावर बिन्स आ रहे हैं, उसके अंदर म्यूज़िक में जाऊँगा और ये रहा म्यूज़िक जो हमने इस पावर बिन में इंपोर्ट किया था, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन में या अपने प्रोजेक्ट में इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो सिमिलरली अगर कोई ओवरले है जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल देने के लिए ओवरले स्टोर किया हुआ है। तो ये पावर बिन्स ओवरले में जाके और इस फाइल को मैं डायरेक्टली अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो पावर बिन्स की हेल्प से मुझे मेरी एसेट लाइब्रेरी को एक्सेस करना बहुत ही क्विक एंड ईजी हो गया है, और ये सेम पावर बिन्स हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में भी रहेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो शिफ्ट 1 से हम अपना ये प्रोजेक्ट वाला मेन्यू खोलते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो 2 डेटाबेस शो कर रहे हैं, लोकल डेटाबेस जो कि डाविंची का बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है, और यहाँ पे रील्स नाम से एक डेटाबेस है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अगर आपके ये डेटाबेसेस नहीं शो हो रहे हैं तो यहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा जो प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड में, उस पर आप क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हो। तो पहले जो हम करंट प्रोजेक्ट पे जो वर्क कर रहे हैं उसको हम सेव कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ पावर बिन्स और इसको सेव कर देता हूँ। शिफ्ट 1 से दोबारा वो मेन्यू खोलूँगा और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और उसको नाम दे देते हैं पावर बिन्स क्लास 2 क्रिएट। अब ये बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है आपके सामने और आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में पावर बिन्स एज इट इज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपना नया प्रोजेक्ट है वो उसी सेम डेटाबेस में बनाया था जिसमें हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अपने पावर बिन्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि हमने पावर बिन्स बनाया ही डेटाबेस में था, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स के पैरेलल स्टोर हुआ है, ये सभी प्रोजेक्ट्स के साथ स्टोर हुआ है और हमें हर प्रोजेक्ट में ये अवेलेबल है। बस ये ध्यान रखना कि डेटाबेस सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो वही एग्जैक्ट सेम पावर बिन है, वही ओवरलेज, वही म्यूज़िक, और हम इसमें से किसी भी फाइल को डायरेक्टली अपनी टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज़, क्योंकि डेटाबेस शायद एक कंफ्यूजिंग नेम था, तो डाविंची के इन्होंने नए वर्जन्स में इसका नाम चेंज करके प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज़ कर दिया है। तो दोनों सेम ही चीज़ के नाम है, आप कंफ्यूज मत होना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पावर बिन के बारे में और हम जान लेते हैं। नंबर 1, आप अपने पावर बिन्स को किसी भी प्रोजेक्ट में से अपडेट कर सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स में अपडेट हो जाएगा। एंड नंबर 2, मीडिया इंपोर्ट करते टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले मीडिया अपने मीडिया पूल के अंदर लेके आना है और वहाँ से ड्रैग करके उसको पावर बिन में लेके आना है। आप डायरेक्टली अपनी हार्ड ड्राइव से भी पावर बिन के अंदर मीडिया को डाल सकते हो। कैसे करना है अभी दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड में अपने एक्सप्लोरर में मैं कोई भी सैम्पल ऐसे फ़ोल्डर खोल लेता हूँ, इसमें कुछ क्लिप्स हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू पावर बिन बनाते हैं, रील्स सैम्पल्स। यहाँ पे ऊपर मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, इन सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली हमें मीडिया पूल में इंपोर्ट करना है, मैं इसको डायरेक्टली अपने पावर बिन के अंदर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आपको एज एन एडिटर सक्सेसफुल होना है तो आपके पास अपनी खुद की एसेट लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेडिंग का काम करते हैं वो अपनी सॉन्ग्स की, उनकी एक तरह से वो एक एसेट लाइब्रेरी है, क्योंकि सॉन्ग सिलेक्शन ही आपको वेडिंग में यूनिक काम करने में हेल्प करता है। तो जो सॉन्ग्स आपके पास होंगे वो दूसरे एडिटर के पास नहीं होंगे, तो आपकी सॉन्ग सिलेक्शन ही आपकी एसेट लाइब्रेरी है जिसको आपको बहुत संभाल के रखना है। अगर आप फास्ट पेस इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं या आप फिटनेस की एडिटिंग करते हैं, जैसे कि मैं फिटनेस की एडिटिंग करता हूँ, तो फास्ट पेज में आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपके ओवरलेज हैं, जो आपकी ट्रांजिशंस हैं, जो आपके टेस्ट के साथ मैच करती हैं, वो यूनिकली आपकी हैं। जब आप उनको यूज़ करके प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो तो उनको देखते ही पता लग जाता है कि ये इस एडिटर का काम है, क्योंकि वो आपका एक टेस्ट बन जाता है। अगर आप बिल्कुल नए हो एडिटिंग में तो ये बातें शायद आपको समझ अभी नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ये सेम चीज़ें आपके साथ भी होंगी। कुछ गिने चुने ही इफ़ेक्ट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे और आप उन्हीं को बार बार यूज़ करोगे 80% ऑफ द टाइम। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि एज एन एडिटर आपकी खुद की एसेट लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है और उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं एडिटर्स को देखता हूँ, वो एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसमें जो भी एसेट्स उनको चाहिए होते हैं
वो उसी टाइम उसको डाउनलोड करते हैं, वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। और कि वो क्या करते हैं, वो जो एसेट्स हैं वो उनके डाउनलोड्स फोल्डर में ही पड़े रहते हैं और वो वहाँ से डायरेक्टली उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर जब वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो डाउनलोड्स फोल्डर में इतना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है कि वो ढूंढना मुश्किल हो जाती है चीज़, और वो कहीं नीचे चली जाती है और फिर वो दोबारा टाइम वेस्ट करते हैं उन चीज़ों को डाउनलोड करने में। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजिशंस की बात करूं तो आप अपने स्टार्टिंग डेज़ में एक्सप्लोर करो, आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस ट्राई करो, लेकिन जब आपको एडिटिंग करते टाइम हो जाएगा तो कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशंस ही होंगी जो आपने बार बार यूज़ करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हर प्रोजेक्ट में ही दोबारा से अपना टाइम वेस्ट करने लग जाना है ट्रांजिशंस ढूंढने में। तो आपकी जितनी भी बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके क्विक एक्सेस पे होनी चाहिए। और आपकी पर्सनल और एकदम परफेक्ट एसेट लाइब्रेरी ऐसे एक दो दिन में नहीं बनेगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो सालों में जाके आपकी एक परफेक्ट खुद की आपकी एसेट लाइब्रेरी रेडी होएगी। तो पावर बिन्स के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि आज हमने डेटाबेस की बात भी की है तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैटेगरी वाइज डेटाबेस क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप जब क्लाइंट का काम करोगे तो उसके लिए आप अलग डेटाबेस रखो, जब आप वेडिंग का काम करोगे उसके लिए आप अलग डेटाबेस रखो, आप इंस्टाग्राम रील्स एडिट करोगे उसके लिए अलग डेटाबेस रखो, और आप अपने पर्सनल जब व्लॉग्स एडिट करोगे तो आप उसके लिए अलग डेटाबेस रखो। क्योंकि जो एसेट्स आपने व्लॉग्स में यूज़ करने हैं वो आपने वेडिंग में नहीं करने, और जो एसेट्स आपने वेडिंग में यूज़ करने हैं वो आपने व्लॉग में नहीं करने। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरलाइज्ड यही चीज़ रहती है। तो व्लॉग वाले डेटाबेस में जो पावर बिन्स बनेंगे उसमें व्लॉगिंग में जो आप एसेट्स यूज़ करोगे वो आएंगे, जैसे कि आपका सब्सक्राइब बटन हो गया अगर आप उसको यूट्यूब पे पोस्ट करोगे। और इसी तरह जब आप वेडिंग का काम करोगे तो उसमें अलग तरह के एसेट्स यूज़ होंगे, तो उसका आप एक सेपरेट डेटाबेस बना सकते हो। अगर आपको अभी भी डेटाबेस में कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डेटाबेस के ऊपर एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वापस पावर बिन के ऊपर आते हैं। तो कुछ दो चार छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो पावर बिन के अंदर आप अपनी टाइमलाइन के अंदर से भी मीडिया इंपोर्ट कर सकते हो। कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्लिप है, उसका कोई बहुत ही स्पेसिफिक पोर्शन है जो वही पोर्शन आपने बार बार यूज़ करना है, तो वहाँ पे ये आपको यूज़फुल हो सकता है। तो टाइमलाइन में मैंने ये एक छोटी सी क्लिप रखी हुई है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये यूनिक क्लिप्स नाम से मैंने पावर बिन बनाया है अभी अभी, और इसमें मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसको जब हम वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब जब हम इसको यूज़ करेंगे, तो मैं इसको अपने पावर बिन से अपनी टाइमलाइन में दोबारा ड्रैग करता हूँ, तो आप देखते हो कि वही सिलेक्टेड उतना ही पोर्शन हमारी टाइमलाइन में आया है। और इसी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो है, तो आप अभी भी इस क्लिप को दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। नंबर 2, आपकी पूरी की पूरी टाइमलाइंस, आपकी कंपाउंड क्लिप्स और आपकी फ्यूजन क्लिप्स पावर बिन के अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको डालने का। इस क्लिप पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू कंपाउंड क्लिप, एक बार ऐसी रैंडम नेम पे छोड़ देते हैं। जो लोग प्रीमियर से आए हैं वहाँ पे जो नेस्टेड क्लिप होती थी उसको डाविंची में कंपाउंड क्लिप बोलते हैं। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पावर बिन के अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, पावर बिन नॉट अपडेटेड, जो कि कह रहा है कि मल्टी कैम, कंपाउंड क्लिप्स, फ्यूजन क्लिप्स और टाइमलाइंस पावर बिन के अंदर प्लेस नहीं हो सकती। उम्मीद है कि फ्यूचर अपडेट्स में ये ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन अभी डाविंची रिजॉल्व 18.6 तक ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। एंड नंबर 3, अगर आपने अपनी क्लिप पे कोई भी चेंजेस किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसकी कोई टाइम रीमैपिंग की है, मतलब आपने उसका कोई स्पीड चेंज किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी डाविंची रिटेन करेगा। तो जब आप उस क्लिप को अपनी टाइमलाइन में से अपने पावर बिन में इंपोर्ट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी डाविंची रिटेन करेगा। तो यहाँ पे मेरे सामने एक क्लिप है, कमांड आर, कमांड शिफ्ट आर, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं और बाकी की क्लिप की हम स्पीड बढ़ा देते हैं। प्रीव्यू करते हैं। अब इस क्लिप पे जिस पे मैंने स्पीड चेंज किया है उसको मैं अपने पावर बिन में डायरेक्टली अपने टाइमलाइन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ चुकी है, और जब हम इसको दोबारा अपनी टाइमलाइन में लेके आएंगे अपने पावर बिन से, इसको प्ले करके देखते हैं हम। ये अभी स्लो है इनिशियली और बाद में ये फास्ट हो गई।
तो डाविंची क्लिप के साथ उस पे लगाए गए इफ़ेक्ट्स के चेंजेस को भी रिटेन करता है। ये वीडियो बिगिनर के हिसाब से थोड़ी डिटेल्ड हो गई थी, मुझे पता है, क्योंकि इसमें हमने बार बार एडिट टैब में भी हम गए और हमने वहाँ पे भी काफ़ी काम किया। लेकिन अगर आप कट टैब, एडिट टैब इनमें जाने में कंफ्यूज हो गए हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आने वाली वीडियोज़ में इन टैब्स को और डिटेल में कवर करेंगे और आपको सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको पावर बिन्स कैसे क्रिएट करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं और कैसे ये आपके एसेट्स को आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी एक्सेस करने में हेल्प कर सकता है, ये सब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।